नमस्कार, गुड मॉर्निंग टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। हम लगातार आपके लिए कुछ अच्छे मुद्दों पर, विषयों पर बात करते हैं जो आपके आम जनजीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। हम आपको एक नए डॉक्टर से मिलवाएंगे और जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है, उसको देखते हुए किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। और हमारे साथ हैं आज रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विभागाध्यक्ष कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वीडी त्रिपाठी जी। लगातार इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, हार्ट के क्षेत्र में, और इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी सावधानियां हैं सर, जिससे इस ठंड से बचाव किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ठंड के मौसम, ये जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, इसका कितना प्रभाव हमारे हार्ट पर पड़ता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। कितना प्रभाव पड़ता है सर जिस तरह से मौसम अचानक बदलता है ठंड में? विशेषकर ऐसा कहा जाता है सामान्य लोगों के बीच भी कि हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं, तो क्या ये बात सही है? हम लोग के यहाँ 3 मौसम है, ठंडी, गर्मी और बरसात। तो जो ठंड का मौसम है, डेफिनेटली इसमें हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। और ऐसा देखा गया है, अध्ययन में ये पाया गया है कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर डाउन होता है किसी मौसम में, तो उस एरिया में हार्ट अटैक का रिस्क 7% बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली मौसमी बदलाव का प्रभाव हमारे हार्ट में पड़ता है और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। ये कितना बड़ा डेटा है कि 10% अगर 10 डिग्री अगर टेम्परेचर घटता है तो 7% दर बढ़ जाती है हार्ट अटैक की। तो इससे ऐसा क्या होता है, इसका कारण क्या है कि ठंड में ऐसे कुछ शरीर में हो जाता है? ठीक है, ये एक मल्टीफैक्टोरियल फिनोमिना है। मल्टीफैक्टोरियल मतलब केवल एक ही तथ्य नहीं है, कई तथ्यों से मिलकर ये समस्या बढ़ती है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे हार्ट की, हमारी ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड बहता रहता है, उसकी क्लॉटिंग प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठंड के मौसम में चूँकि लोग बाहर नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो एक्सरसाइज कम हो जाता है और फैटी डाइट बढ़ जाती है। तो थोड़ा फैट का मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है, एलडीएल बढ़ता है। तीसरे नंबर में क्या होता है कि ठंड से बचाव के लिए हार्ट को बॉडी की हीट जनरेट करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है, और वो खुद ही एक रिस्क फैक्टर हो जाता है ज़्यादा काम करना हार्ट का। इसके अलावा ठंड में ब्लड वेसल ठंड के कारण सिकुड़ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे हार्ट को बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठंड में थोड़ा सा खान पान अनियमित होने से शुगर भी बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं मिलके एक ऐसी स्थिति बनाती हैं जब हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। एक और बात हमने सुनी है सर कि अक्सर देखा गया है कि ठंड में जो बुजुर्ग होते हैं वो अचानक से कई बार ऐसा होता है कि अचानक से वो उनकी बाथरूम में फिसलने से या फिर अचानक बेड के से उठे और उनको वो गिरे और उनको मतलब कुछ भी हो गया, ऐसा इंजरी हो गई या फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो इसका, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या हार्ट ही रीज़न है कि और कुछ रीज़न है उसके पीछे? इसमें रीज़न तो कई हो सकते हैं। हो सकता है कि न्यूरोलॉजिकल हो, कार्डियक हो, कई हो, लेकिन हम फोकस करते हैं कार्डियक रीजन पे और ब्लड प्रेशर से संबंधित रीजन पे। हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए हमारा ब्रेन भी रिस्पॉन्सिबल है। हमारी जितनी वाहिकाएं होती हैं वो टेम्परेचर से ऊपर नीचे सिकुड़ती हैं या फैलती हैं, उसमें न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल भी होता है। न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल मतलब उसमें नसें उसको नियंत्रित करती हैं। तो ठंड के सीज़न में क्या होता है कि हम लोग ठंड से बचने के लिए 2-3 काम करते हैं। या तो खूब सारा कपड़ा पहन लेते हैं, टोपा वगैरह लगाए, खूब अच्छा गर्म कपड़ा पहन लिए, या फिर हम लोग आग के पास बैठ जाते हैं, या फिर धूप में जाके बैठ जाते हैं। अब तीनों अवस्थाओं में जब हम गर्मी प्राप्त करने के लिए ये सब करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारी वाहिकाएं होती हैं वो फैल जाती हैं, सिकुड़ने को जाए फैल जाती हैं। तो इफेक्टिव ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। अब मान लीजिए इसी अवस्था में, जबकि एल्डरली में खासकर ब्लड प्रेशर मैकेनिज्म इतनी अच्छी है नहीं, और ब्लड सेल वाहिकाएं जो हैं वो डायलेट हो चुकी हैं, फैल चुकी हैं, तो जब वो अचानक से खड़े होते हैं तो पोस्चरल हाइपोटेंशन नाम की एक बीमारी है, यानी कि अचानक से खड़े होने में बीपी डाउन होना, उस तरह की एक स्थिति बनती है। और अचानक से हमारे बुजुर्ग और कभी कभी यंग भी गिर जाते हैं। तो इससे बचाव का यही तरीका है कि जब आप बहुत देर तक धूप में बैठे हों, या फिर गर्मी का बहुत सारा कपड़ा पहने हों, या बहुत देर तक आग में बैठे हों, तो बीच बीच में पानी पीते रहें। और अचानक से खड़े होने के पहले थोड़ा सा स्थिति बनाएं कि हम खड़े होने वाले हैं और गिर सकते हैं, ऐसा मन में रखें तो गिरने की संभावना कम हो जाएगी। सरल शब्दों में आपने बताया कि कैसे बचाव किया जा सकता है बुजुर्गों के लिए। अगर इतने बचाव के बाद बाद भी किसी को हार्ट अटैक हो ही जाता है किसी भी रीजन से, तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार उसका क्या किया जाना चाहिए? उसके बाद उसने उनके घर वालों को क्या ऐसी चीज़ें, प्रक्रिया अपनानी चाहिए कि उनकी जान बचाई जा सके? ठीक है, सबसे पहले हार्ट अटैक को पहचानना ज़रूरी है। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट हो, थोड़ा ज़्यादा हो या गैस भी बन रही हो,
और 10-15 मिनट 20 मिनट देखिए नहीं ठीक हो रहा है, तो सीधे सीधे बिना किसी संदेह के एक ईसीजी करा लीजिए। जो भी ईसीजी की मशीन घर में मत बुलवाइए, वो एक गलत है, क्योंकि मान लीजिए अटैक पता चलता है तो हमारा समय बर्बाद होता है। तो नियरेस्ट कोई भी हेल्थ फैसिलिटी हो, अगर कोई भी प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, कोई भी आपके पास नियरेस्ट डॉक्टर जिसके पास ईसीजी है, तुरंत पहुंचिए, वहाँ ईसीजी कराइए। भगवान की दया से अगर ईसीजी ठीक ठाक आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ होता है तो जैसा वो डॉक्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट देंगे और जो भी स्पेशलाइज्ड सेंटर भेजते हैं तुरंत पहुँचे। इस बीच में अगर आपकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं इसके अटैक जैसे लक्षण आने के पहले, तो किसी भी स्थिति में जैसे बीपी की, शुगर की या हार्ट अटैक की दवाई, पुरानी हार्ट अटैक की दवाई चल रही है, तो उसको बिना डॉक्टरी सलाह से, खासकर ठंड के सीजन में तो बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। वैसे बिना डॉक्टरी सलाह के बंद ही नहीं करना है। तो यही रहेगा। युवाओं को किस तरह के बचाव करने चाहिए ठंड में, जैसे सर जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो और ओवरऑल ही क्या ही बचाव करना चाहिए, जैसे अचानक ठंड बढ़ी तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हमारे हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। बिल्कुल। युवाओं को कहें या फिर हम एक इन जनरल बात करते हैं, इन जनरल बात करें तो ठंड में गर्मी को मेंटेन करने के लिए हम लोग 2-3 चीज़ें करने लगते हैं। हम लोग मतलब हम सभी जनरल पॉपुलेशन, इसमें क्या रहेगा कि कभी कभी लोग अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उससे थोड़ी लोगों को गर्मीशील होती है। ये फाल सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है, क्योंकि अल्कोहल में एक प्रवृत्ति होती है वाहिकाओं को फैलाने की, जिससे गर्मी थोड़ा सा शरीर में फील आता है, टेम्परेचर स्किन में। तो ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ठंड में लेना नुकसानदायक है। यह हार्ट अटैक के रिस्क को ठंड में पर्टिकुलरली बढ़ा देता है। लोग कई बार स्मोकिंग बढ़ा देते हैं ठंड में। स्मोकिंग खुद ही जो कि रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक का, ठंड में बढ़ाने से तो और ज़्यादा रिस्क बढ़ा देता है। और तीसरा, कॉफ़ी चाय भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है ठंड में, कि पता चला 10 कप कॉफ़ी पी रहे हैं, 10 कप चाय पी रहे हैं, कि ठंड लग रही है चाय ले आओ चाय ले आओ। ये गलत है। इससे दो चीज़ें गड़बड़ होती हैं। एक तो आप मीठी चाय पी रहे हैं तो आप शुगर ख़राब कर रहे हैं अपना। दूसरा, फैट अगर उसमें खूब फैट दूध डाल के ले रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी घट रहा है। और तीसरा क्या है, उसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो आपकी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करते हैं, जिससे हार्ट की गति बढ़ती है, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये नुकसानदायक होती है। अक्सर ये देखा जाता है जिनकी हार्ट पंपिंग कम होती है वो ठंड के दिनों में बार बार भर्ती होने की अवस्था में होते हैं, या फिर उनको कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं कि बार बार डॉक्टर के पास आना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए और क्या है इसके पीछे का कारण? ठीक है। हम लोगों की पॉपुलेशन में, कम्युनिटी में, रीवा में कई मरीज ऐसे हैं जिनकी हार्ट की पंपिंग कम है। जब हार्ट की पंपिंग एक पर्टिकुलर कट ऑफ रेंज से, जैसे कि 40% से कम हो जाती है, 35% से कम हो जाती है, तो ऐसे मरीजों को हम हार्ट फेलर के मरीज कहते हैं। हार्ट फेलर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इस तरह के मरीज ठंड की अवस्था में इनको बार बार हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाता है। इसका कारण ये होता है कि ठंड में उनके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। दूसरा, ठंड के कारण उनके फेफड़ों में ब्रांको कंस्ट्रिक्शन होने के कारण फेफड़े भी साथ नहीं देते साथ में। तीसरा, ठंड के सीजन में अच्छा क्लियरेंस नहीं होने के कारण इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। तो ये सब मिल के उनको रीहॉस्पिटलाइजेशन कराते हैं, और ये एक बार रीहॉस्पिटलाइजेशन इतना ज़्यादा इनके लिए डेंजरस होता है कि कई बार ये नुकसानदायक हो जाता है, जीवन को भी खतरा हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए यही सुझाव रहेगा कि जो हार्ट फेलर की ड्रग है वो पूर्ण रूप से ऑप्टिमाइज रहे ठंड के सीजन के पहले। जैसा आप जिस डॉक्टर को फॉलो कर रहे हैं, अपने कार्डियोलॉजिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, पूर्ण रूप से उनको फॉलो करें और ड्रग ट्रीटमेंट ऑप्टिमम रखें। दूसरा नंबर ये है कि आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए, तो पर्याप्त मात्रा में कपड़े पहने, अचानक से ठंड में बाहर ना निकले किसी भी तरह का, कि बिना टोपा पहने निकले, कि एकदम सवेरे। हमारे यहाँ गांव में क्या देखा गया है कि बुजुर्गों की आदत रहती है कि हम 5 बजे उठ के जाते हैं, और हमारी आदत है, और हम 20 साल से 30 साल से कर रहे हैं। अब आपका हार्ट की पंपिंग तो अभी अभी डाउन हुई है अटैक के बाद या फिर कुछ, और आप पुरानी उस व्यवस्था को ना चालू रखें। जब तक सूरज ना निकल जाए, धरती गर्म ना हो जाए, 9 नहीं बज जाए, अच्छे से ठीक ठाक हो जाए, तब तक ऐसे बुजुर्गों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। और साथ ही इनके घर वालों को भी ध्यान देना चाहिए कि ये बुजुर्ग बाहर ना निकल पाएँ, क्योंकि यही फिर बाद में परेशान होकर हॉस्पिटलाइज होते हैं और पूरा परिवार परेशान होता है। तो पूरा उनके ऊपर नज़र रखना है और ठंड से बचाना है। ज़बरदस्ती से बचना है। कई बार ऐसा होता है कि हम कई सालों से करते आ रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। सर, एक और चीज़ होती है कि वैक्सीनेशन भी ऐसा कुछ है कि हार्ट अटैक से बचा सके, या हार्ट के मरीजों को, बुजुर्गों को दिया जा सकता है, ऐसी कोई वैक्सीन है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। एक ये बहुत अच्छा सवाल है, और बेसिकली जिस तरह से बच्चों को वैक्सीन लगती है, उस तरह से हमारे बुजुर्गों को भी वैक्सीन का प्लान किया गया है। प्लान मतलब कि हार्ट फेलर के मरीज और 65 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको उनको निमोनिया की न्यूमोकोकल वैक्सीन और एक इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए, पर्टिकुलरली जो हार्ट फेलर के मरीज़ हैं। ये वैक्सीन लगने के बाद बहुत संभावना है कि उनको हार्ट फेलर से हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटिवली कम हो जाएगा। अगर साल में 3 बार एडमिट होते हैं तो 2 या 1 बार एडमिट होंगे या नहीं होंगे। तो बिल्कुल ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि इस तरह के बुजुर्ग डॉक्टर की सलाह से इन्फ्लुएंजा और निमोनिया न्यूमोकोकल वाली वैक्सीन लगवाएं।
तो इसको कितनी बार लगवाना होता है सर, क्या है एक इसकी वैक्सीन अवधि? आपकी साल में एक बार लगेगी और निमोकोवल 5 साल में एक बार लगेगी। तो सर किन लोगों को ज़्यादातर, सभी लगवा सकते हैं कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम ये हो? बेसिकली रिकमेंडेशन तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ रोकने के लिए 65 वर्ष की उम्र में सभी को है। हर बुजुर्ग को जो कि 65 की उम्र क्रॉस कर चुका है उसको वैक्सीन लगनी चाहिए। लेकिन हार्ट फेलर के मरीज में स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि उनको तो लगवाना ही है। दूसरा बुजुर्ग अपनी स्थिति के हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन हार्ट फेलर के मरीज के लिए कोई प्लस माइनस नहीं है, उनको लगवाना ही चाहिए। मतलब अगर हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं आपको, तो आपको लगवाना ही चाहिए। वैसे लगवाना तो सबको चाहिए। तो ये बहुत ही रोचक और बहुत ही ऐसी जानकारियां हैं जो आपको अपने जीवन में उतारना भी है, न केवल सुनना है, बल्कि सर ने कितने अच्छे तरीके से बताई है, तो इसको अपने जीवन में उतारना है। सर और क्या सलाह आप देना चाहते हैं? ये तो उन लोगों को हो गया जो हार्ट से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं। सामान्य तौर पर जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल तेज़ी से बदला है, तो हमें किन चीज़ों का, और एज अ यूथ और सभी को इन जनरल अगर हम बात करें, तो कैसी कैसी चीज़ों का सलाह आपकी क्या होगी? कैसे हमको रखना चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना चाहिए? ठीक है, हम लोग विंटर पे ही फोकस करते हैं सबसे पहले। विंटर में हम जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या सामान्य व्यक्ति में भी ठंड बीपी को 5 पॉइंट तक बढ़ा देती है। तो मान लीजिए किसी का बीपी अगर 140 रहता है तो 145 चला जाएगा, 145 रहता है तो 150 चला जाएगा। तो ठंड में बीपी बढ़ने की प्रवृत्ति है। तो वो मरीज़ जो कि बीपी की दवाएं खा रहे हैं उनको अपने डॉक्टर के पास जाके एक बार ड्रग ऑप्टिमाइज करानी चाहिए, मंथली टू मंथली बेसिस पे, खासकर ठंड के सीजन में, पहला। और दूसरा, घबराना नहीं चाहिए कि ठंड में बीपी बढ़ गया है। जैसा 5 में जीप बढ़ना एक नॉर्मल फिनोमिना है। दूसरा, चूँकि एक्सरसाइज कम हो जाती है, घर के अंदर खाने लगते हैं, खाने में थोड़ा फैट बढ़ जाता है, तो हमारा शुगर और मीठा भी बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा चाय कॉफ़ी ज़्यादा होती है तो डायबिटीज़ भी बिगड़ती है। तो खान पान में नियंत्रण बहुत ज़रूरी है ठंड के सीज़न में। ये ध्यान देना है कि अच्छी सब्जियां उपलब्ध हो जाती हैं, अच्छे फल उपलब्ध हो जाते हैं। और डायबिटीज़ के मरीज़ को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है कि शुगर उनकी ना बढ़ने पाए, क्योंकि अगर थोड़े समय के लिए ही शुगर अगर बढ़ती है तो भविष्य में वो लंबे समय का नुकसान करती है। तो हमको हमेशा ऑप्टिमम रेंज में रखना है, जो कि स्टैंडर्ड रेंज प्रेस्क्राइब की गई है डॉक्टर द्वारा। और युवाओं के लिए क्या सर? युवाओं के लिए सबसे पहले तो जो युवा, दो तरह के युवा का ग्रुप को बांट सकते हैं। एक युवा जो एक्सरसाइज फ्रेंडली हैं, जो एक्सरसाइज खूब करते हैं, और एक युवा जो सीडेंट्री हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जो एक्सरसाइज करते हैं वो पर्याप्त रूप से एक्सरसाइज करते रहें ठंड में, लेकिन उनको स्टर्नस एक्सरसाइज से बढ़ना है। अगर किसी भी तरह के लक्षण आते हैं, जैसे कि चलने में सीने में दर्द होना, भारीपन आना, या बेहोशी आना, चक्कर आना, तो उनको एक बार अपना स्क्रीनिंग जरूर कराना चाहिए। इस तरह के युवाओं को अगर रिकमेंड किया गया है कि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई हार्ट में डिसीज डायग्नोस हो चुकी है, तो उस एडवाइस को कभी भी ओवरकम करने की कोशिश ना करें। अगर किसी ने कहा है कि आपको गड़बड़ है तो आप भले 2-3 ओपिनियन लें, 4 ओपिनियन लें, लेकिन एकदम क्लियर करने के बाद एक्सरसाइज शुरू करें। दूसरा, ऐसे हुआ जो कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, आराम से रहते हैं, अगर वो एक्सरसाइज शुरू करना चाह रहे हैं और खासकर ठंड के सीजन में शुरू करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल इससे बचें कि अचानक से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पहले वो अपनी प्राइमिंग करें, पहले चलना शुरू करें, 1-2 हफ्ते चलें, आधा 1 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 2.5, फिर 3। जब वो 3 किलोमीटर धीरे धीरे चलने लगे, सब कुछ ठीक ठाक है, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उसके बाद ही वो जिम जाने की कोशिश करें। अचानक से कोई व्यक्ति जिम ना जाए, कम से कम 1-2 महीने पहले प्राइमिंग कर ले अपनी, उसके बाद ही जिम जाए। ऐसा नहीं कि आज उठे और कल जिम चले गए। पहले जिम जाने के पहले अपने को चलना और सब कुछ प्राइमिंग करना जरूरी है। मतलब अपनी शरीर की क्षमताओं को परीक्षा ना लें कि हम कितना एक ही दिन में कितना कर सकते हैं। एक और सलाह है, जी जी कोई बिल्कुल। भी व्यक्ति, चाहे वो युवा हो, वृद्ध हो, अगर सीने में दर्द हो रहा है तो ये दर्द शरीर के दूसरे दर्द से अलग हो सकता है। तो जैसे हमारे पैर में दर्द हो जाता है तो अपन मानते हैं कि अरे ये ठीक हो जाएगा, चलो काम करते रहते हैं, दौड़ रहे हैं तो चलो दौड़ते रहते हैं। लेकिन अगर सीने में दर्द शुरू हुआ है तो उसको ये टेस्ट मत करें कि अरे हो गया, अब थोड़ा सा और दौड़ लेते हैं या थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, ठीक हो जाएगा। तुरंत जहाँ पर जैसे हैं वहीं पर काम रोक दें। अगर ये दर्द उसके बाद भी 10-15 मिनट बना रहता है तो सीधे मेडिकल अटेंशन सीख करें, इधर उधर ना नुकसान पहुँचाएं। सीने का मतलब पूरे सीने में कहीं भी, या फिर गैस भी हो डिस्प्रोपोर्शनली, तो रुक जाए, जो काम कर रहे हैं वहीं पर रोक दें, थोड़ा बैठ जाए, थोड़ा वेट करें, और 10-15 मिनट रह जाए तो सीधे ईसीजी कराएं। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कहीं भी कभी भी आपके सीने में दर्द होता है, तो उसको आप हल्के में ना लें और तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती में सर, अगर हमको लगता है कि ठीक हो जाएगा, जैसा आपने बताया कि ठीक हो जाएगा, थोड़ा और काम करते हैं, तो चाहे युवा ही हो, कोई भी किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो। 20 साल का भी लड़का हो, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है, कारण कुछ नया है या पुराना है पता नहीं, लेकिन अचानक से युवा के हार्ट अटैक के का मामले बढ़ गए हैं। तो हम लोग युवाओं को भी स्पेयर नहीं कर सकते। तो चाहे युवा वर्ग हो, वृद्धजन हो, किसी को भी, सबको यही एडवाइस फॉलो करना है। सबके लिए एक एडवाइस है।
सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा से रहा है कि जब से कोरोना बढ़ा है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना के बाद से हार्ट हमारा कमज़ोर हुआ है? ये बहुत मतलब देखने में ऐसा माना जा रहा है और बिल्कुल हमको भी ऐसी फील आ रही है कि कोरोना के बाद से हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। अब ये वायरस हमारी इम्यूनिटी को किस तरह से मॉड्यूलेट कर रहा है, ये एक मॉड्यूलेट कर रहा है या मॉड्यूलेट किया है इसने, ये एक रिसर्च का विषय है। लेकिन बिल्कुल दुनिया के सभी हिस्सों में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इजराइल, इंडिया, हर जगह ये देखा गया है कि ये जो एक पर्टिकुलर ग्रुप था, जो अभी एक रिसर्च आई थी, हमने रिसर्च देखी थी, उसमें ये देखा गया कि जो युवाओं में हार्ट अटैक के मामले आ रहे थे, यूके का रिसर्च था शायद, तो उसमें लगभग 5 गुना बढ़ोतरी हो गई है हार्ट अटैक के मामले पोस्ट कोविड एरा में। ये काफ़ी, और उसमें शायद उन्होंने एज ग्रुप गिना था 20 से लेकर 39 या 20 से लेकर 39, एक काफ़ी डरावना आंकड़ा था। उसको देखा लगभग 3 दिन पहले हमने देखा है, ये आंकड़ा काफ़ी डरावना था। और ये डरने की बात नहीं है, बेसिकली ये है कि मॉड्यूलेशन हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि कम्युनिटी में सभी को हार्ट अटैक हो रहा है, मामले थोड़े ही बड़े हैं। अगर लार्ज पॉपुलेशन में देखें तो 1 लाख में मान लीजिए कि अगर 5 मामले आते थे तो 5 गुना करेंगे तो 25 मामले आ रहे हैं। सभी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा डाटा देखा गया है, वैसा आ रहा है, तो हमें और ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस तमाम जानकारी के लिए, जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिनको हम अपने जीवन में उतारें और अपने घर के बुज़ुर्गों को भी समझाएं और खुद समझें कि किसी भी तरह का दर्द, किसी भी तरह की नई एक्सरसाइज ठंड में ना शुरू करें, दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह समझा। थैंक यू। तो इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। अपने घर में अपने परिवार को और ख़ुद को सुरक्षित रखें और डॉक्टर हमारे वीडी त्रिपाठी जी ने और कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिस तरह की सलाह उन्होंने बताई है उसको फॉलो करें अपने जीवन में। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।